जय हिंद दोस्तों। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत जबरदस्त चैप्टर से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत जबरदस्त टॉपिक से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं और सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे SN1 और SN2। इस रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले, SN1 SN2 वॉर शुरू करने से पहले मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ी सी आपको ट्रेलर दिखाना चाहूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती क्या है। आपको मैं बताऊं बेटा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पहला साइंटिस्ट था जिनका नाम था, सबसे पहला साइंटिस्ट जिनका नाम था मॉजले। और मॉजले आते आते सबसे पहले स्टेटमेंट बोला कि किसी एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है, ना कि एटॉमिक मास पर। मॉजले ने अपनी स्टेटमेंट को पास करने के बाद अपने वाणी को विराम दिया और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की शुरुआत हो गई। आपके सामने बेटा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपके स्क्रीन पर है। 118 एलिमेंट आपके सामने हैं। 118 एलिमेंट में बेटा कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसकी कैटिनेशन पावर, टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन सबसे ज्यादा होने के कारण आज कार्बन लाखों चेनों का फॉर्मेशन कर पा रहा है। कार्बन आज मजबूर है एक नया ब्रांच बनाने को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, तो उसका दो रीजन है। सबसे पहला टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन और दूसरा कैटिनेशन पावर। पूरे पीरियोडिक टेबल में यार कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसकी कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा होती है। इस कैटिनेशन पावर के कारण कार्बन जो है वो लाखों चेनों का फॉर्मेशन कर रहा है। कार्बन आज मजबूर है लाखों चेनों का फॉर्मेशन करने का मेन रीजन है, तो उसका दो फीचर है। सबसे पहला टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन और दूसरा कैटिनेशन पावर। आपके स्क्रीन पर 118 एलिमेंट है सर। और SN1 SN2 वॉर शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थोड़ा सा ट्रेलर दिखाऊं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेटा आप सामने देखिएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपको कार्बन के बारे में बताएंगे कि कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसकी टेट्राहेड्रल ओरिएंटेशन आपके स्क्रीन पर इधर देखिएगा। कार्बन जो होता है बेटा, कार्बन सर अपने आप को कुछ ऐसे टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड करता है। टेट्राहेड्रली ओरिएंटेड होने के कारण कार्बन आज दूसरे कार्बन से बहुत स्पीड में बॉन्ड बनाता है, धीरे धीरे एक चेन बना देता है सर, और जिसको हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। आपने देखा था कि कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड कुछ को छोड़ दो बाकी सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। एम आई राइट? तो आगे सामने देखिएगा बेटा, आज आपको बेटा मैं SN1 SN2 रिएक्शन शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि आपको थोड़ी सी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शुरू करें। बेसिक चीजें बताने के बाद SN1 SN2 रिएक्शन को डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक पे लेके चलता हूं, बॉन्ड क्लीवेज पे। तो स्क्रीन पर देखिएगा बेटा, स्क्रीन पर देखिएगा। सबसे पहला आपको बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ पॉइंट है, उसके बाद SN1 SN2 का बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, जबरदस्त आपको बताएंगे SN1 SN2 रिएक्शन को। सामने देखिएगा, बॉन्ड क्लीवेज। बॉन्ड क्लीवेज बेटा दो प्रकार की होती है। बॉन्ड क्लीवेज बेटा दो प्रकार की होती है। सबसे पहला होमोलिसिस और दूसरा हेट्रोलिसिस। बॉन्ड, किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए बेटा दो प्रोसेस होती है। सबसे पहला होमोलिसिस और दूसरा हेट्रोलिसिस। सामने देखिए, अगर बेटा सबसे पहला पॉइंट, अगर बॉन्ड फिजन बिटवीन टू सेम एटम, अगर बेटा बॉन्ड का फ्यूजन दो सेम एटमों के बीच में हो रहा है तो उसे कहते हैं होमोलिसिस। सो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस बिटवीन दोनों एटम में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। होमोलिसिस प्रोसेस में बेटा दोनों एटम सेम होने के कारण दोनों एटम बेटा
सेम होने के कारण, दोनों एटम सेम होते हैं, इसलिए इनका इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जो होती है वो 0 होती है। एम आई राइट? सामने देखिए बेटा, मैं होमोलिसिस को आपको दिखाना चाहूंगा सेम एटमों के बीच में। मैंने आपको लिया बेटा Cl2 और ये Cl2 दो Cl से बॉन्ड बना के क्लोरीन Cl2 मॉलिक्यूल बनाया होगा। एम आई राइट? आगे देखिएगा, सामने देखना बेटा, क्लोरीन बेटा होमोलिसिस है। Cl2 मॉलिक्यूल जो कल अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को देकर शेयरिंग करके बॉन्ड बनाया था वो आज टूटेगा और आप देखिएगा क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन का दूसरा इलेक्ट्रॉन, जब जब होमोलिसिस होगी बेटा सेम एटमों के बीच में, एक क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग होगा, दूसरा क्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाएगा। और सामने देखिए जैसे क्लोरीन अपने अपने इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग होंगे बनेगा 2Cl फ्री रेडिकल, 2Cl फ्री रेडिकल। जब जब होमोलिसिस होगी सर फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जब जब होमोलिसिस होगी रिएक्शन इंटरमीडिएट पे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सामने अगला पॉइंट लिखिएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर फ्री रेडिकल, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर फ्री रेडिकल। आगे देखिएगा इधर हाइड्रोलिसिस में बेटा, हाइड्रोलिसिस के अंदर बॉन्ड फ्यूजन, बॉन्ड फ्यूजन बिटवीन टू डिफरेंट एटम। अगर सर दो डिफरेंट एटमों के बीच में हुआ बॉन्ड का फ्यूजन तो उसे कहते हैं हेट्रोलिसिस। जैसे आपके स्क्रीन पर है ये, और मैंने कहा इन दोनों के बीच में हो रहा है हेट्रोलिसिस। ये मॉलिक्यूल जो कल बेटा अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करने के बाद फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के पास आए थे वो आज दूर हो जाएंगे इस हेट्रोलिसिस प्रोसेस से। ये मॉलिक्यूल जो कल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अपने इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करके जो मॉलिक्यूल बनाए थे वो आज दूर हो जाएंगे इस हेट्रोलिसिस के कारण। और क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण बेटा इसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर अलग हो जाएगा। होमोलिसिस में देखिए सेम अपने अपने इलेक्ट्रॉनों को लेकर अलग होते हैं, इसलिए फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। जबकि हेट्रोलिसिस के अंदर एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन को लेकर अलग हो जाता है। यही कारण है बेटा कि होमोलिसिस के दौरान फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है और हेट्रोलिसिस के दौरान कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होता है। तो यहां अगला पॉइंट लिखिएगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट आर कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन। सामने स्क्रीन पर देखना, जब जब होमोलिसिस होगी सर फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, जब जब हेट्रोलिसिस होगी कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा, कार्बोकेटायन एंड कार्बो एनायन का फॉर्मेशन होगा। और लास्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर होमोलिसिस में, होमोलिसिस में लिखिएगा दे फेवर नॉन पोलर सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। होमोलिसिस बेटा, होमोलिसिस जो होती है वो नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है एट हाई टेम्परेचर। जब जब तुमसे
जब जब तुमसे नॉन पोलर दिया जाए तुम समझ जाना होमोलिसिस होगी। और हेट्रोलिसिस में लिखिएगा बेटा, हेट्रोलिसिस में लिखिएगा, हेट्रोलिसिस में पॉइंट तीसरा लिखिएगा, दे फेवर पोलर सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर। सबसे पहले इसको नोट करिए, अगर बेटा होमोलिसिस हुई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जीरो होगी, हेट्रोलिसिस हुई तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नॉट इज इक्वल टू जीरो होगी। जब जब होमोलिसिस होगी रिएक्शन इंटरमीडिएट फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, जब जब हेट्रोलिसिस होगी रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, कार्बो एनायन बनेगा। तीसरा पॉइंट, होमोलिसिस जो होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है, जबकि हेट्रोलिसिस पोलर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होती है। एम आई राइट? अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, एक सवाल नोट करिएगा बेटा, एक क्वेश्चन नोट करिएगा आपके स्क्रीन पर होमोलिसिस और हेट्रोलिसिस पे। मैंने आपसे कहा बेटा अ पोलर सॉल्वेंट, a polar solvent at high temperature favor, सबसे पहला ऑप्शन होमोलिसिस बॉन्ड फ्यूजन, दूसरा हेट्रोलिसिस, तीसरा बोथ, और चौथा आपके स्क्रीन पर है नन ऑफ दिस। हमारे बच्चों को पता है कि होमोलिसिस जो होती है नॉन पोलर सॉल्वेंट के बीच में होती है। नॉन पोलर सॉल्वेंट का मतलब बेंजीन, और हेट्रोलिसिस जो होती है वो पोलर सॉल्वेंट के बीच में होती है, जैसे वाटर, जैसे एल्कोहल। वाटर एंड एल्कोहल बेटा आर बेस्ट चॉइस। सबसे पहले वाटर एल्कोहल लिखिए बस, एट हाई टेम्परेचर, जैसे बेटा वाटर एंड एल्कोहल। तो मेरा मानना है बेटा पोलर सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर हेट्रोलिसिस प्रोसेस को फेवर करती है। पोलर सॉल्वेंट एट हाई टेम्परेचर हेट्रोलिसिस का फॉर्मेशन करती है। एम आई राइट? बॉन्ड क्लीवेज के बारे में आपने देखा। बॉन्ड क्लीवेज के बाद अब मैं शुरू करने जा रहा हूं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके स्क्रीन पर है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हेडिंग डालिएगा बेटा, हेडिंग डालिएगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेडिंग डालिएगा बेटा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा दो प्रकार की होती है। सबसे पहला SN1 और दूसरा SN2। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा दो प्रकार की होती हैं। सबसे पहला SN1 और दूसरा SN2। सामने स्क्रीन पर देखना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा सर कुछ ऐसा दे दो जिससे मैं देखकर बता दूं कि यह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेगा। मे भी SN1 शो करेगा, मे भी SN2 शो करेगा। तो मैं आपको तीन रिएक्शन दिखाऊंगा जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को शो करता है सर। या तो SN1 देगा या तो SN2 देगा। तो आपके स्क्रीन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे पहला एग्जांपल है रिएक्शन ऑफ एलिफेटिक हैलाइड
रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक हैलाइड, और तीसरा आपके स्क्रीन पर एसिड डेरिवेटिव। जब जब बेटा तुमको ये तीन रिएक्शन तुमको दिख जाए, दैट इज एलिफेटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड और एसिड डेरिवेटिव, तुम तुरंत समझ जाना कि सर ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ये रिएक्शन देगा, या तो SN1 देगा या तो SN2 देगा। एम राइट? सबसे पहले इसको बनाइए SN1 और SN2। खेल शुरू हो चुका है SN1 SN2 का, और आपको दिखाएंगे आज SN1 SN2 मैकेनिज्म। तो सबसे पहले नोट करिए SN1 और SN2 का। SN1 SN2 को डिटेल डिस्कशन करने से पहले, SN1 SN2 को विधिवत डिस्कशन करने से पहले मैं कुछ पॉइंट SN1 SN2 का दिखाना चाहूंगा आपकी स्क्रीन पर। तो सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट बेटा, SN1 में बेटा रेट ऑफ रिएक्शन याद रखिएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन की। SN1 में याद रखिएगा बेटा, SN1 मैकेनिज्म में रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है बेटा वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन पर डिपेंड करती है। ये कुछ पॉइंट दिखाने के बाद मैं शुरू करूंगा SN1 मैकेनिज्म डिटेल में। SN1 का रेट ऑफ रिएक्शन बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो कैटायन पर डिपेंड करता है। और दूसरा पॉइंट, सबसे पहला पॉइंट आपने देखा, दूसरा पॉइंट लिखिएगा, दे फेवर टू पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, दे फेवर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जब जब तुमसे पोलर प्रोटिक दे दिया जाए तुम समझ जाना सर SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। और सबसे पहला एग्जांपल आपके स्क्रीन पर मैंने दिया आपको वाटर, मैंने दिया आपको एल्कोहल। वाटर एंड एल्कोहल आर बेस्ट चॉइस फॉर SN1 मैकेनिज्म। जब जब तुमको बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिख गया तुम समझ जाना SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, और सबसे बेस्ट चॉइस होता है SN1 मैकेनिज्म के लिए। एम राइट? नोट करिए, सबसे पहले इसको नोट करिए। SN2 में याद रखना बेटा रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, दैट इज -R। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, दैट इज +R। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्टेरिक हिंड्रेंस की। SN2 मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट नोट करिए, रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग के डायरेक्टली, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के इनवर्सली और स्टेरिक हिंड्रेंस के भी इनवर्सली। जब भी SN2 मैकेनिज्म के दौरान आपसे रेट ऑफ रिएक्शन SN2 के प्रति पूछा तो याद रखना स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम होगा रिएक्टिविटी उतना ज्यादा होगी SN2 मैकेनिज्म में। SN1 में याद रखना बेटा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन जितनी ज्यादा होगी। और एक बात और याद रखिएगा इसमें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। अगर बेटा ब्रांचिंग जितनी ज्यादा होगी SN1 के प्रति उसकी रिएक्टिविटी भी उतनी ज्यादा होगी। सबसे पहले इसको नोट करिए जबरदस्त तरीके से, नोट करो फिर शुरू करते हैं बेटा। नोट करिए जबरदस्त तरीके से। SN1 मैकेनिज्म सर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट को फॉलो करता है, और SN2 में याद रखना बेटा दूसरा पॉइंट इसमें लिखिए, दे फेवर टू पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट
एप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे डीएमजी, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, ये सारे बेटा पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं। जल्दी से नोट करिए इसको, आराम से बेटा नोट करिए। SN1 SN2 मैकेनिज्म पे वॉर शुरू हो चुका है। SN1 में आपने देखा रेट ऑफ रिएक्शन दो फैक्टर पे डिपेंड करती है, कार्बोकेटाइन और ब्रांचिंग पे। SN2 में देखा दो फैक्टर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और स्टेरिक हिंड्रेंस पे। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया SN1 मारेंगे, पोलर एप्रोटिक दिया SN2 मारेंगे। आपके स्क्रीन पर सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए। जेई में ये सवाल पूछा गया आपसे बेटा, और आपसे पूछा गया है कि बताओ ये मॉलिक्यूल इस रिएजेंट से पास करने के बाद SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, SN2 को फॉलो करेगा, या दोनों को फॉलो करेगा, या कुछ नहीं करेगा। अब देखना सर, वाटर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है, और जब जब तुम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। क्वेश्चन नोट करिए, जब जब तुम पोलर प्रोटिक लोगे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा बेटा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। सॉल्वेंट भी डिसाइड करेगा कि मैं SN1 करूंगा या SN2। क्वेश्चन को नोट करिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करिए, SN1 और SN2। जब जब तुम पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लोगे SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा, पोलर एप्रोटिक लोगे SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। आइए बेटा, जबरदस्त तरीके से आपने देखा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेटा दो प्रकार की होती है, SN1 SN2। रेट ऑफ रिएक्शन दो बातों पर डिपेंड करेगी, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, ब्रांचिंग पर डिपेंड करेगी। पोलर प्रोटिक हुआ SN1, पोलर एप्रोटिक हुआ SN2। तीन रिएक्शन जो होंगी बेटा ये देंगी, सबसे पहला एलिफैटिक हैलाइड, एरोमेटिक हैलाइड और एसिड डेरिवेटिव्स। एम आई राइट? अब सामने देखिएगा, एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दोनों SN1 SN2 का बताना चाहूंगा, उसके बाद मैं शुरू करूंगा SN1। तो लिखिए सबसे पहले SN1 SN2 में बेटा SN1 SN2 का लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, और मैं चाहूंगा कि इसको आप नोट डाल के लिखें। SN1 SN2 दोनों को मिलाकर मैंने एक नोट डाल के आप लिखें, बहुत जबरदस्त पॉइंट। सबसे पहला, अगर कहीं पे बेटा तुमको क्लोरोबेंजीन दिख गया पहला, या बिनाइल हैलाइड, बिनाइलिक हैलाइड दिख गया आपको, या तो बेटा ब्रिज हेड दिख गया, या तो बेटा तुमको ये दिखे या ये दिखे या ब्रिज हेड दिखे। अगर बेटा तुम इन चारों को देखो ध्यान से, तो ये चारों ना SN1 शो करेंगे ना SN2 शो करेंगे। एम आई राइट? ये चारों रिएक्शन बेटा, ये चारों कंपाउंड, अगर क्लोरोबेंजीन दिख गया आपको हेलोजन, विनाइलिक हैलाइड दिख गया या ब्रिज हेड दिख गया, ये ना SN1 शो करेगा ना SN2। तो लिखिएगा इसमें सबसे पहला पॉइंट, इसमें रीजन लिखिएगा ड्यू टू रिजोनेंस, पार्शियल डबल बॉन्ड। रिजोनेंस होने के कारण बेटा इसके बॉन्ड पार्शियल डबल बॉन्ड हो जाएंगे, ये चाहेगा ही नहीं कि हेलोजन मुझसे दूर जाए। और इसमें लिखिएगा बेटा ड्यू टू ब्रेड्स रूल, ड्यू टू ब्रेड्स रूल। SN1 SN2 अब देखिए, ये रिजोनेटिंग और ये ब्रेड्स रूल के अकॉर्डिंग ये सारे ना SN1 शो करेंगे ना SN2। तो इसमें लिखिएगा पॉइंट, यहां पे लिख लीजिए
नेवर शो SN1 एंड SN2। नहीं बेटा ये SN1 शो करेंगे, नहीं SN2। सबसे पहले इसको नोट करिए, नहीं बेटा ये SN1 शो करेंगे, नहीं SN2। नहीं बेटा ये SN1 शो करेंगे और नहीं SN2। आइए आइए शुरू करते हैं बेटा। सबसे पहला SN1 मैकेनिज्म, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला बेटा SN1 मैकेनिज्म। और SN1 मैकेनिज्म को सबसे पहला मैं बताऊंगा इसको, किसको कहते हैं बेटा, यूनि मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले बात कि SN1 को कहते हैं बेटा यूनि मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सर क्यों? क्योंकि SN1 में जो रेट होता है बेटा R इज इक्वल टू K R X। SN1 में बेटा जो रेट होता है वो एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है। यही कारण है कि ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका 1 आ जाता, इसलिए इसको कहते हैं बेटा यूनि मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एम आई राइट? यूनि मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। SN1 में बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आने के कारण इसलिए इसे कहते हैं यूनि मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसमें लिखिएगा बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन एल्किल हैलाइड। रेट ऑफ रिएक्शन बेटा एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है, इसलिए इसको यूनि मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। आइए मैं फिगर के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं SN1 मैकेनिज्म को। तो सामने देखिएगा, सामने देखिएगा बेटा। सामने देखिए बेटा, हमने लिया पे बेटा यहां पे एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड। सामने देखिएगा, सबसे पहले देखिए सबसे पहले देखिए SN1 मैकेनिज्म बेटा 2 स्टेप रिएक्शन होती है सर। सबसे पहला हाइड्रोलिसिस होती है कार्बन और हैलोजन के बीच में, और सब सर हमारे पहले से बता चुके हैं जब जब हाइड्रोलिसिस होगी कार्बोकेटायन एंड कार्बोएनायन का फॉर्मेशन होगा। एम आई राइट? देखना बेटा, सबसे पहले स्टेप में बेटा, सबसे पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी, सबसे पहले स्टेप में हाइड्रोलिसिस होगी। और मैं पहले ही बता चुका हूं कि हाइड्रोलिसिस जो होती है बेटा वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बीच में होती है। हाइड्रोलिसिस जो होती है वो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बीच में होती है। तो मेरा मानना है पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, जैसे वाटर, जैसे एल्कोहल। सामने देखिएगा, ध्यान से देखना, आप सुनना। जब जब बेटा हाइड्रोलिसिस होगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के बीच में होगी, और आपको पता है बेटा वाटर इकलौता ऐसा सॉल्वेंट है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे ज्यादा होती है। अगर तुम इसके एक्स को खत्म करना चाहते हो
किसी के भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को खत्म करना हो, आप क्या करते थे? पानी मिलाते थे। पानी से ऐसा सॉल्वेंट है सर जो दो लोगों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बर्बाद कर देता, समाप्त कर देता है। कार्बन हैलोजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होने के कारण सबसे पहले इस सॉल्वेंट क्या करेगा? इस हैलोजन को अलग कर देगा, हाइड्रोलिसिस हो जाएगी, कार्बन पे प्लस आ जाएगा। सामने देखिएगा, सामने देखिएगा बेटा, कार्बन पे बेटा प्लस आ जाएगा। और आप देखिए रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है सर। रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो चुका है और X माइनस बाहर हो चुका है। एम राइट? सबसे पहले स्टेप में आपने देखा, फर्स्ट स्टेप में देखा आपने बेटा, सबसे पहले कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोलिसिस हुई इन द प्रेजेंस ऑफ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। आगे देखिएगा, जैसे ही बेटा कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक करना शुरू कर देगा। और आपको पता है बेटा कार्बोकेटाइन sp2 दैट इज प्लेनर होने के कारण यह न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से भी अटैक करता है और बैक साइड से भी अटैक करता है। SN1 मैकेनिज्म में बेटा न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक करेगा और बैक साइड से भी करेगा। यही कारण है कि SN1 मैकेनिज्म में दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, सबसे पहला इन्वर्जन और दूसरा रिटेंशन। कार्बोकेटाइन प्लेनर होने के कारण, sp2 होने के कारण न्यूक्लियोफाइल दोनों तरफ से अटैक करता है, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी। एम राइट? सामने देखिए, सामने देखना भी, आपके स्क्रीन पर बेटा मैं कार्बोकेटाइन को थोड़ी सी झलक मैं कार्बोकेटाइन का दिखाना चाहूंगा। अगर बेटा ये कार्बोकेटाइन से जिस तरफ हैलोजन जुड़ा है उधर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो उसे कहते हैं रिटेंशन। हैलोजन हटा, न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो उसे कहेंगे रिटेंशन। जिस तरफ से हैलोजन लगा है उसके अपोजिट साइड लगा तो उसे कहेंगे इन्वर्जन। एम राइट? सामने देखिए, कार्बोकेटाइन बेटा, कार्बोकेटाइन से जिस तरफ हैलोजन जुड़ा है न्यूक्लियोफाइल उसी तरफ से अटैक किया तो उसे कहेंगे रिटेंशन, और जस्ट अपोजिट साइड से अटैक किया तो उसे कहेंगे इन्वर्जन। सामने देखिएगा, सामने देखना बेटा, अगर सर न्यूक्लियोफाइल का अटैक फ्रंट साइड से ज्यादा होगा या बैक साइड से, तो हमारे बच्चे जानते हैं ये हैलोजन सर इस न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में होगा रिपल्सन। इसी के कारण, यही कारण बेटा कि न्यूक्लियोफाइल फ्रंट साइड से कम अटैक कर पाता है, कम प्रोडक्ट बनता है, जबकि बैक साइड से भयंकर अटैक करता है और ज्यादा प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए बेटा SN1 मैकेनिज्म में दो प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं, सबसे पहला इन्वर्जन और दूसरा रिटेंशन। बैक साइड से ज्यादा अटैक करेगा तो मेरा मानना है कि इन्वर्जन ज्यादा बनेगा, रिटेंशन कम बनेगा। एम राइट? तो फिगर बनाइए जल्दी से, फिगर बनाइएगा बेटा। जिधर हैलोजन लगा उधर ही न्यूक्लियोफाइल अगर जुड़ा बेटा, जिधर हैलोजन लगा उधर ही न्यूक्लियोफाइल जुड़ा तो उसे कहेंगे रिटेंशन, और जिधर बेटा जस्ट उसके अपोजिट लगा तो उसे कहेंगे इन्वर्जन। जब जब SN1 मैकेनिज्म फॉलो करेगा बेटा, सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, दो स्टेप में होगी। सबसे पहला हाइड्रोलिसिस होगी, कार्बोकेटाइन बनेगा, न्यूक्लियोफाइल फिर अटैक करना शुरू कर देगा। जब जब SN1 मैकेनिज्म होगी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है फ्रंट से भी और बैक साइड से भी, क्योंकि ये sp2 प्लेनर है, और प्लेनर होने के कारण न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक करता है, बैक साइड से भी अटैक करता है, लेकिन फ्रंट से कम अटैक कर पाता, बैक से ज्यादा अटैक कर पाता। एम राइट? इसीलिए बेटा इन्वर्जन
60% बनता है, जबकि रिटेंशन 40% बनता है। एम आई राइट? सामने देखिएगा, लिखिएगा। इसीलिए बेटा SN1 मैकेनिज्म में जो प्रोडक्ट बनते हैं उसका फुली रेसिमाइजेशन नहीं होता, पार्शियली रेसिमाइजेशन होता है, क्योंकि 50-50% नहीं है। एक 60 है, एक 40 है, इसीलिए SN1 मैकेनिज्म में पार्शियल रेसिमाइजेशन होती है। सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं पॉइंट की तरफ। सबसे पहले इसको नोट करिए, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं पॉइंट की तरफ। और अगर बेटा सुना, ये प्लस माइनस जो है बेटा, इस अटैक को रोकने के लिए इसे कहते हैं आयन पेयर। ये दोनों बेटा आयन पेयर इफेक्ट शो करते हैं, बिकॉज ये माइनस इस पे अटैक करने, जब अटैक करता है फ्रंट साइड से, तो इनके बीच में होता है रिपल्सन। नोट कर लीजिए, पहले नोट करिए बेटा SN1 मैकेनिज्म को। और सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा इसमें, SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहला पॉइंट लिखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक प्लेस। पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक प्लेस बिकॉज both inversion and retention are formed। पार्शियल रेसिमाइजेशन टेक प्लेस होता है, पाया जाता है बेटा, क्योंकि इसमें इन्वर्जन का भी कॉन्फ़िगरेशन बनता है और रिटेंशन का भी कॉन्फ़िगरेशन बनता है। सबसे पहले नोट करिए। अगला पॉइंट लिखिएगा, दूसरा पॉइंट, रिएक्शन इंटरमीडिएट बेटा, रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है, इसलिए रीअरेंजमेंट पॉसिबल। जब जब बेटा रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट की भरपूर संभावना होगी। जब जब कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, रीअरेंजमेंट की सबसे पहला पॉसिबिलिटी है कि रीअरेंजमेंट होगा ही होगा। SN1 में देखा आपने, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं। जब कार्बोकेटायन बनना है बेटा, तो मेरा मानना है तीसरा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। लिखवा चुका हूं, फिर से लिख लीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। नोट करिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। देखना बेटा एक और, हमने दिया आपको, ये देखिएगा, हमने दिया आपको ये, और यहां दिया प्लस वाटर। हमने बताया, पूछा कि बताओ क्या बनेगा। सामने देखना सर, सबसे पहले तो ये एल्किल हैलाइड है और बगल में आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया है, और हमें पता है कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। तो मेरा मानना है कि SN1 मैकेनिज्म में दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक इन्वर्जन और एक रिटेंशन। अगर जिधर हैलोजन लगा है उधर ही OH लगा तो रिटेंशन, जिधर हैलोजन लगा है उससे अपोजिट लगा तो उसे कहेंगे इन्वर्सन। एम आई राइट? तो बनाइए बेटा। तो इसमें देखना बेटा, SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा सर। अगर जिधर हैलोजन लगा है उधर ही OH लगा
दैट इज CH3 CH2CH3 और इधर लगा दिया बेटा OH। जिधर हैलोजन लगा उधर ही अगर OH लगा तो मेरा मानना है उसे कहेंगे बेटा रिटेंशन, और जिधर हैलोजन लगा उसके अपोजिट लगेगा तो उसे कहेंगे बेटा इन्वर्जन। तो मेरा मानना है OH इधर लगा दो अपोजिट साइड, H इधर, CH3 CH2 CH3, इसे कहेंगे बेटा इन्वर्जन। और आपको बता चुका हूं कि इन्वर्जन जो होता है बेटा वो ज्यादा बनता है, इन्वर्जन बेटा ज्यादा होता है तो मोर अमाउंट लिखिएगा, और इसमें लिखिएगा बेटा लेस अमाउंट। इन्वर्जन बेटा ज्यादा होता है और रिटेंशन कम होता है। इन्वर्जन बेटा ज्यादा होता है और रिटेंशन कम होता है। इन्वर्टेड प्रोडक्ट बेटा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो SN1 में बनता है वो ज्यादा होता है और रिटेन्ड प्रोडक्ट जो होता है वो कम होता है। सबसे पहले इस फिगर को बनाइए और नोट करिए। सबसे पहले बेटा इस फिगर को बनाइए और नोट करिए। एक बार पीछे आइएगा, थोड़ा सा देखना बेटा। हो गया। एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिएगा, मैंने आपको ये दिया क्वेश्चन, देखिए कह रहा विच एमंग द फॉलोइंग हैलाइड विल नॉट शो SN1 रिएक्शन। कौन सा हैलाइड है जो SN1 रिएक्शन को शो नहीं करता? सर कहते हैं हमारे SN1 रिएक्शन को वही शो करेगा बे, SN1 रिएक्शन को शो नहीं करता। तो SN1 रिएक्शन देखिएगा बेटा, सबसे पहले आपको एक चीज लिखवाएंगे कि बेंजाइलिक एलाइलिक कार्बोकेटाइन SN1 मैकेनिज्म को शो करते हैं। टर्सरी भी शो करता है, सेकेंडरी प्राइमरी भी शो करता है, SN1 भी शो करता है और SN2, और प्राइमरी हैलाइड हमेशा SN2 शो करता है। अभी लिखवा देंगे, पहले देखिए इसको। सबसे पहले लिख लो बेटा, पहले लिख लो, फिर आपको अच्छा लगेगा थोड़ा। आइए, जहां नोट आपने डाला था वहीं पे एक पॉइंट लिखिएगा। अगर बेटा तुमको कहीं पे, इसको भी नोट डाल के लिखिएगा, नोट डाल के लिखिएगा, बेंजाइलिक हैलाइड दिख गया या एलाइलिक हैलाइड दिख गया, बेंजाइलिक या एलाइलिक हैलाइड दिख गया, तो आप समझ जाना बेटा ये हमेशा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। एम राइट? अगला देखिएगा। सर क्यों? क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन और एलाइलिक कार्बोकेटाइन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाते हैं सर, इसीलिए ये SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। और टर्सरी हैलाइड, तो इसमें टोटल लिखिएगा ऐसे करके, ये बेटा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं। अगला लिखिएगा। सेकेंडरी हैलाइड बेटा ये SN1 भी दे सकता है, SN2 भी दे सकता है, और प्राइमरी हैलाइड हमेशा बेटा SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। सबसे पहले इसको नोट करिए कहीं, सबसे पहले बेटा इसको नोट करिए। बेंजाइलिक एलाइलिक हमेशा SN1 शो करते हैं। जैसे देखा बेंजाइलिक एलाइलिक SN1, जैसे देखा टर्सरी SN1, अगर सेकेंडरी है तो सर SN2 भी दे सकता है और SN1 भी, प्राइमरी SN2। एम आई राइट? नोट करिए सबसे पहले, बेंजाइलिक और एलाइलिक हैलाइड बेटा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, जबकि सेकेंडरी हैलाइड SN1 SN2 दोनों को फॉलो कर सकता है, और प्राइमरी बस सेकेंडरी को शो करता है, SN2 को शो करता है। बनाइए बेटा जल्दी से क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन, अब देखिए बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कौन रिएक्शन SN1 शो करे, नहीं शो करेगा। सामने देखिएगा, SN1 शो नहीं करेगा। आप देखिए जिस कार्बन के पास डबल बॉन्ड, उसके बगल वाले कार्बन के पास हैलोजन है सर,
ये एलाइलिक है, ये शो करेगा SN1, ये बेटा शो करेगा SN1, एम राइट? सामने देखिएगा, जिस कार्बन पे हेलोजन उसी कार्बन ने पाई बॉन्ड बना रखा है, विनाइलिक कार्बोकेटायन बनाएगा जो कि लिस्ट स्टेबल है। ये हेलोजन निकलेगा ही नहीं सर, क्योंकि विनाइलिक कार्बोकेटायन लिस्ट स्टेबल होती है, इसलिए बी तो SN1 मैकेनिज्म को नहीं शो करेगा। एम राइट? आगे देखिएगा सर, यहां से हेलोजन हटाओगे प्लस आएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटायन मोस्ट स्टेबल कार्बोकेटायन होती है, SN1 को शो करेगा और ये भी शो करेगा, ये भी शो करेगा क्योंकि सेकेंडरी है, इट शो SN1 एंड SN2। बी इज योर आंसर, बी इज योर आंसर। नोट करिए जल्दी से, बी इज योर आंसर, नोट करिए बेटा। बी इज योर आंसर। आपने देखा बेटा SN1 और SN2 रेशमिक मिक्सचर बनता है सर SN1 में, और रेशमिक मिक्सचर का मतलब होता है कि उसके पास कायरल कार्बन हो। मान लो कोई तुमसे सवाल पूछे किसी कंपाउंड के अंदर कि बताओ कौन रेशमिक मिक्सचर बनाएगा, सर रेशमिक मिक्सचर का मतलब जिस कार्बन सेंटर पे कायरल कार्बन होगा, और कायरल कार्बन पहचानने का काम है कि चारों एटम डिफरेंट होने चाहिए, वो रेशमिक मिक्सचर बनाएगा। एम आई राइट? SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करेगा। रेसिमाइजेशन किसमें होता है बेटा? SN1 में। अब देखिए हो गया, ये हो गया आपका, आपने ये लिख लिया, और कुछ क्वेश्चन करेंगे अब SN1 पे। आइए सबसे पहले आपको बेटा क्वेश्चन कराते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पर बेटा, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर SN1 मैकेनिज्म पे, ये देखिए, कह रहा राइट द लॉ एक्सप्रेशन फॉर SN1 रिएक्शन। कह रहा रेट लॉ एक्सप्रेशन बताओ। सर SN1 तो कहते थे कि रेट जो होती है एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करती है, और एल्किल हैलाइड मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक हो गया, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं सर। सामने देखिएगा, कह रहा द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर SN1 रिएक्शन, देखिए इलेक्ट्रोफाइल पे डिपेंड नहीं करती सर, न्यूक्लियोफाइल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दो नहीं होता, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करती, तो मेरा मानना रेट जो डिपेंड करेगा वो एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करेगा। एम आई राइट? तो डी इज योर आंसर। लिखिए बी, डी जो होगा आपका आंसर होगा बेटा। इसमें दोनों बी कर दिया, प्रिंट आउट गलत हो गया। देखिएगा कह रहे रेट लॉ एक्सप्रेशन बताइए SN1 रिएक्शन के लिए। सर SN1 आपने देखा था यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं, और यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 थी। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक ये है और एक ये, लेकिन सर हमारे कहते हैं कि रेट जो होता है SN1 में एल्किल हैलाइड पे डिपेंड करता है, न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं करेगा, एल्किल हैलाइड पे। एम आई राइट? तो डी इज योर आंसर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, which of the following alkyl halide undergo rearrangement in SN1 reaction? सबसे पहला कह रहा है कि which of the following alkyl halide undergo rearrangement in SN1 reaction? नोट करिए, किस रिएक्शन में बेटा SN1 मैकेनिज्म में रीअरेंजमेंट होगा? सर हमारे कहते हैं कि SN1 में कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। अगर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी है। तो बताइए रीअरेंजमेंट किस में होगा? रीअरेंजमेंट किस में होगा? तो आप देखिए सबसे पहले अगर बेटा इसको हटाओगे आप, हेलोजन हटेगा, प्लस आएगा, और कार्बोकेटायन देखिए यहां पे आएगा तो टर्सरी हो जाएगा, रीअरेंजमेंट होगा सर पहले। दूसरा में देखिए हेलोजन हटाइए, प्लस को लगाइए, हेलोजन हटाया, प्लस को लगाया, यहां पे देखिए यहां पे प्लस को लगाया, यह भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा, यह भी रीअरेंजमेंट में पॉसिबल होगा, इसलिए डी इज योर आंसर। डी इज योर आंसर। नोट करिए बेटा,
अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन इज मस्ट बी रैपिडली। कौन कंपाउंड जो है SN1 में सबसे ज्यादा जल्दी शो करेगा, मोस्ट रैपिडली रिएक्शन कौन शो करेगा? बताइए बेटा, बताओ। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर बेटा। द कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 मैकेनिज्म मस्ट रैपिडली, मतलब जल्दी शो करेगा। सामने देखिएगा, इसको हटाओगे बेटा प्लस इस पर आएगा, इसको हटाओगे बेटा प्लस इस पे आएगा जो अनस्टेबल है, इसको हटाएंगे प्लस इस पर आएगा, इसको हटाएंगे प्लस इस पर आएगा, और ये तो हटेगा ही नहीं। तो मेरा मानना है सी इज योर आंसर। एम आई राइट? सी इज योर आंसर। सी इज योर आंसर। विच कंपाउंड विच अंडरगोज SN1 रिएक्शन मस्ट रैपिडली इज। अगर रिजोनेंस से देखो बेटा तो ये भी मे भी सही हो सकता है, क्योंकि रिजोनेटिंग स्टेबलाइज है, रिजोनेटिंग स्टेबलाइज है, इसलिए कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल हो सकता है। एम आई राइट? अगला सवाल देखिए। अगला सवाल देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स रेसिमिक मिक्सचर बाय SN1 रिएक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स रेसिमिक मिक्सचर बाय SN1 रिएक्शन। बताइए जल्दी से। सर रेसिमिक मिक्सचर SN1 में मिलता था क्या? हां, इन्वर्जन भी था, रिटेंशन भी था, लेकिन रेसिमिक मिक्सचर जो था वो पार्शियल था। रेसिमिक मिक्सचर में याद रखिएगा बेटा, ऐसा कार्बन जो कायरल हो, ढूंढिए बेटा, इसको हटाओगे बेटा, इसमें देखिएगा। सर ये तो हटेगा, ठीक है, कार्बोकेटाइन बना लेकिन ग्रुप सेम है, इसलिए ये नहीं शो करेगा, रेसिमिक मिक्सचर नहीं बनाएगा। और ये भी देखो नहीं बनाएगा, लेकिन इसको हटाओगे आप तो देखिए कायरल कार्बन है, चारों ग्रुप डिफरेंट है, इसलिए ये रेसिमिक मिक्सचर SN1 रिएक्शन के द्वारा बनाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड गिव्स रेसिमिक मिक्सचर बाय SN1 रिएक्शन। और रेसिमिक मिक्सचर में आप देखेंगे कायरल कार्बन है कि नहीं। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब यह है कि आपका इन्वर्जन भी हो, रिटेंशन भी हो, सबसे पहली बात कि कायरल कार्बन मस्ट बी प्रेजेंट। तो आप देखिए पहले के पास कायरल कार्बन है, इसलिए ये रेसिमिक मिक्सचर बनाएगा। अगला देखिएगा बेटा, अगला देखिएगा, कह रहा है कि विच ऑफ द कंपाउंड सो बोथ SN1 और SN2 दोनों शो करेगा। मैं बता चुका हूं बेटा कि एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड और टर्सरी हमेशा SN1 मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, और सेकेंडरी हैलाइड SN1 भी शो करता है और SN2 भी। बताइए कौन शो करेगा बेटा SN1 SN2? कौन बेटा शो करेगा बोथ SN1 एंड SN2? सबसे पहले देखो बेटा, ब्रिज हेड वाला तो शो ही नहीं करेगा, ये तो खत्म, ये भी नहीं शो करेगा। इसको देखिए, इसको देखिए, ब्रिज हेड वाला तो शो ही नहीं करेगा, वो भी नहीं शो करेगा, ये भी नहीं शो करेगा। इसको देखिए और उसको देखिए, क्या शो करेगा या नहीं। विच कंपाउंड शो बोथ SN1 एंड SN2? दिखाएं बेटा, सामने देखो। अगर बेटा इस हैलोजन को निकालोगे तो कार्बोकेटाइन सेकेंडरी पे आएगा और रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इस हैलोजन को हटाओगे तो कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल पे आ सकता है, टर्सरी कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी हो सकता है। इसीलिए बेटा सबसे पहले ये SN1 भी शो करेगा और SN2 भी शो करेगा। एम आई राइट? नोट करिए जल्दी से। SN1 भी शो करेगा और SN2 भी शो करेगा। अगला क्वेश्चन देखते जाना बेटा,
अगला क्वेश्चन ये देखिए, जल्दी से बनाइए। अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ SN2 विल बी नेग्लिजिबल। रेट ऑफ SN2 विल बी नेग्लिजिबल। किसमें SN2 के प्रति रेट नेग्लिजिबल होगी? ये तो SN2 का है, लेकिन हम बता दे रहे हैं SN2 में, ध्यान रखिएगा। SN1 में अगर एल्किल हैलाइड दिया, तुम हेलोजन को हटा के न्यूक्लियोफाइल को अटैक कराओगे भाई। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो करा दोगे, एम आई राइट? अगर SN2 मैकेनिज्म दिया आपको तो सीधे हेलोजन को हटाएंगे, न्यूक्लियोफाइल को जोड़ देंगे। लेकिन आपको नोट में लिखवाया हमने कि SN2 या SN1 कौन से कंपाउंड शो नहीं करते, ब्रिज हेड वाले कंपाउंड नहीं शो करेंगे। तो आपका आंसर साफ साफ झलक रहा है बे, आपका आंसर बेटा साफ साफ झलक रहा है कि ब्रिज हेड वाले नहीं शो करेंगे, कोई भी नहीं, SN1 नहीं शो करेगा, ब्रिज हेड वाले। रेट ऑफ SN2 विल बी नेग्लिजिबल, नहीं शो करेगा ब्रिज हेड वाले। अब देखना बेटा, आइए पीछे चलते हैं, आइए बेटा पीछे चलते हैं। आपको ये लिखवा चुके हैं पूरा, आपको बेटा लिखवा चुके हैं। और एक चीज और देख लेना बेटा, थोड़ा सा आइए पीछे, थोड़ा सा एक चीज और देखना बेटा, सामने देखिए इधर। अगर बेटा आपको एल्किल हैलाइड SN1 में आपने देखा कि सर पानी का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज पोलर सॉल्वेंट का इस्तेमाल करते हैं सर। और पोलर सॉल्वेंट सर, मेरा मानना है कि जैसे ही बेटा ये पानी इस पे अटैक करेगा, तो मेरा मानना है सब इसको जाकर इसको भी घेरेगा और न्यूक्लियोफाइल को भी घेरेगा, एम आई राइट? SN1 मैकेनिज्म में याद रखना, सॉल्वोलिसिस भी होती है, पानी एल्किल हैलाइड को भी घेरता है और न्यूक्लियोफाइल को भी घेरता है, एम आई राइट? तो आयन पेयर इफेक्ट का होता है, सॉल्वोलिसिस होती है SN1 में, कार्बोकेटायन बनता है रिएक्शन इंटरमीडिएट पे, रेट ऑफ रिएक्शन कार्बोकेटायन पे डिपेंड करता है और ब्रांचिंग पे डिपेंड करता है, एम आई राइट? और क्वेश्चन आपने देखा रिटेंशन इन्वर्जन का। अगली क्लास में बेटा आपको और जबरदस्त तरीके से SN2 मैकेनिज्म को दिखाएंगे, आपको कुछ क्वेश्चन जेई के आपको और कराएंगे, जेई मेंस के, नीट के भी, और आपको बेहतर तरीके से और SN1 SN2 को काम करेंगे इस पे, SN1 SN2 पे। मैं SN1 SN2 को एक और लेक्चर लूंगा, इसके बाद SN2 मैकेनिज्म को विधिवत तरीके से दोनों को मर्ज करके मैं स्टार्ट करूंगा SN2 मैकेनिज्म, जिसमें आपको बहुत जबरदस्त आपको सवाल बताएंगे SN2 मैकेनिज्म पे। बाकी अगर आपको बढ़िया लेक्चर लगा तो अपने कमेंट बॉक्स में सबसे पहले अपने कमेंट को ड्रॉप करें। दूसरी चीज, जो भी ऑर्गेनिक में आपको लगे कि सर ये चैप्टर मुझे हो जाना चाहिए, ये टॉपिक मुझे कंफ्यूजन है, तो आप जरूर अपने कमेंट बॉक्स में डालिए, एम आई राइट? और सुनिएगा मेरी बात, सारे लेक्चर को ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से पढ़िएगा। आपको आज बेसिक चीजें मैंने बताई है SN1 का, अगली क्लास में SN2 और अच्छे से कराएंगे, आपको जबरदस्त तरीके से बातें करेंगे सारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,